पॉइंट्स पढ़ने थे ना उसके पीरियड्स के अंदर डाउन द ग्रुप्स हो जाएंगे, आराम से हो जाएंगे। तो उन लोगों की क्लास आज बायो वाली भी है, लोगों की तो नहीं, यहाँ से सिर्फ रोशान की, बट या ओके। हाँ जी जी, हमने इधर छोड़ा था। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि कौन सी 3 चीजें अफेक्ट करती हैं आयनाइजेशन एनर्जी को। आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे द पैटर्न ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। मतलब अगर आपके पास एक ग्रुप है, फॉर एग्जांपल फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्ट्रेटीन, ठीक है। इसको याद रखने का तरीका पता है कैसे होता है ग्रुप 7 को? फर्स्ट क्लास बिरयानी आई एट, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्ट्रेटीन, ठीक है। हमने ये देखना है इसमें डाउन द ग्रुप ट्रेंड में क्या फर्क पड़ता है। अब आयनाइजेशन एनर्जी का इसका जो आंसर है ना, फर्स्ट चीज ये कि आयनाइजेशन एनर्जी सबसे पहले तो डिक्रीज करती है, ठीक है। डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। व्हाई डज इट डिक्रीज? 3 फैक्टर्स हैं, देखो हमने 3 फैक्टर्स पढ़े हैं ना ये वाले, ठीक है। नंबर 2 सवाल जो क्वेश्चन आता है ना वो 2 मार्क्स का आता है, बट वही बात जो मैंने कल आपको बताई थी, 1 मार्क इफ 2 स्टेटमेंट्स, 2 मार्क्स इफ 3 स्टेटमेंट्स। तो याद रखना है आपने तीनों की तीनों फैक्टर्स को एक्सप्लेन जरूर करना है। डाउन द ग्रुप सबसे पहले प्रोटॉन नंबर इंक्रीज होता है तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, इसका क्या इफेक्ट होगा? आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? इस वाले फैक्टर के इफेक्ट से हमने पढ़ा था पिछली क्लास में। इंक्रीज, जबरदस्त इंक्रीज, रोशान डिक्रीज नहीं, इंक्रीज हो। देखो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है तो मैंने आपको बताया था कि 2 प्रोटॉन अगर पड़े हैं और 1 प्रोटॉन पड़ा है, इलेक्ट्रॉन के साथ अट्रैक्शन किसकी ज्यादा होती है? 2 प्रोटॉन वालों की होती है, तो इसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी तो होगी इंक्रीज, क्योंकि इसको रिमूव करना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, इसकी वजह से तो इंक्रीज हो रही है आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। दूसरा फैक्टर, ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन इंक्रीज। डाउन द ग्रुप आपको पता है ना कि इलेक्ट्रॉन शेल बढ़ते जाते हैं, क्योंकि आपके एंड पे 7 ही रहते हैं। तो अगर फ्लोरीन है, फ्लोरीन के अंदर होता है 2 7, तो ये फिर यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर क्लोरीन है, क्लोरीन के अंदर होता है 2 7 7, तो ये होता है, ये होता है, ये होता है, तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़े हैं, तो जाहिर है देखो न्यूक्लियस और इसके दरमियान, और न्यूक्लियस और इसके दरमियान डिस्टेंस बढ़ रहा है। डिस्टेंस बढ़ने की वजह से हमने कहा था कि इनके दरमियान अट्रैक्शन कम होती है, जब अट्रैक्शन कम होगी तो उसकी वजह से आपका आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी, ठीक है। दूसरे फैक्टर से हमें पता चल गया कि डिक्रीज हो रही है। तीसरा क्या है, आपने ये लिखना है, हाँ नंबर ऑफ शेल 10, अट्रैक्शन, हाँ अट्रैक्शन नीचे वाले लिखा है। ऑल्सो देयर इज एन इंक्रीज इन शील्डिंग इफेक्ट ड्यू टू मोर नंबर ऑफ कंप्लीट इनर शेल, दिस इज देयर इज लेस अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन। वही बात शील्डिंग इफेक्ट, देखो फ्लोरीन है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। अब इसको ये एक शेल इसको शील्ड कर रहा है, सिर्फ एक दरवाजे के थ्रू जाना पड़ता है अट्रैक्शन करने के लिए। लेकिन अगर क्लोरीन है, उसके अंदर 2 शेल्स हैं, ये 2 दरवाजों के थ्रू जाना पड़ता है सिर्फ न्यूक्लियस तक पहुंचने के लिए, ठीक है। ये अंदर न्यूक्लियस पड़ा है, 2 दरवाजों को जाना पड़ता है न्यूक्लियस तक पहुंचने के लिए। तो चूंकि ये इलेक्ट्रॉन शेल्स को शील्ड कर रहे हैं, तो जितनी ज्यादा शील्डिंग होती है उतनी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, क्योंकि उतना आसान होता है इलेक्ट्रॉन निकालना, क्योंकि अट्रैक्शन कम होती है। ये तो याद है ना, जितनी शील्डिंग ज्यादा होती है उतनी अट्रैक्शन कम होती है, तो उतनी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। यस, तो उसकी वजह से देयर इज लेस अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन। और आपने ये तीनों फैक्टर्स लिखने के बाद बताना है कि द इफेक्ट ऑफ दीज 2 फैक्टर्स, फैक्टर नंबर 2 एंड फैक्टर नंबर 3, आउटवे द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन प्रोटॉन नंबर। इसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो रही थी, इसकी वजह से डिक्रीज, इसकी वजह से डिक्रीज। सो ये कंबाइंड आउटवे करते हैं इसके इफेक्ट को, इसकी वजह से ओवरऑल आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है। समझ आई? सही है। ये आयनाइजेशन एनर्जी की इक्वेशंस है। सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी 1 प्लस से 2 प्लस, थर्ड की 2 प्लस से 3 प्लस, फिर फोर्थ की 3 प्लस से 4 प्लस। और याद रखो हमेशा गैस रखनी है ये, ठीक है, गैस जरूर गैस रहे।
अच्छा जी, फर्स्ट आयनाइजेशन, सेकंड आयनाइजेशन, ये हाँ ये कोर पार एंडोथर्मिक होती है, मैंने आपको बताया था। न्यूक्लियर चार्ज ये हमने कर ली है, ये हमने कर ली है, ये हमने कर ली है। नेट हाँ नेट पॉजिटिव चार्ज से ही फर्क पड़ता है। फोर्थ फैक्टर जो है ना ये हमने वैसे A2 में पढ़ना है, लेकिन वैसे याद रख लो, बाद में से सोचना कभी बैठ के। Greater the net positive charge on an ion, the electrons are more strongly held together. Radius of ions decrease. देखो एक चीज है, उसके अंदर है 5 इलेक्ट्रॉन्स 5 प्रोटॉन्स, लेकिन आपने उससे निकाल दिए 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, ठीक है। और फर्स्ट करो उसके बाहर वाले शेल में ही 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, ये निकल गए, ठीक है। अब है 5 प्रोटॉन्स 3 इलेक्ट्रॉन्स, इनके दरमियान ना अट्रैक्शन बढ़ जाती है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है। पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है ना तो अट्रैक्शन बढ़ जाती है। क्यों? एक तो डिस्टेंस कम होता है, और दूसरा ओवरऑल चार्ज, ओवरऑल अट्रैक्शन ज्यादा होती है। तो इसका जो ओवरऑल रेडियस होता है ना, अगर पहले इतना बड़ा रेडियस था ना, तो वो छोटा होके छोटा रेडियस हो जाता है। सही है, तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है। Cl1 से Cl1 प्लस जाने में आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी एज कम्पेयर टू Cl1 प्लस से Cl7 प्लस जाने में। ये समझ आया? सही है। फिर आ जाते हैं सबशेल इन ऑर्बिटल अरेंजमेंट। दिस ओनली मैटर्स इन अ फ्यू इंस्टेंसेस। हाँ ये A2 में होता है, छोड़ दो, ये बनाने वाला बताया। ये सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी से ये पढ़ेंगे। अच्छा जी, सबसे पहली चीज, व्हाट इज मेंट बाय सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी, मतलब पहले की, फिर दूसरी की, फिर तीसरी की, फिर चौथी की, ठीक है। Successive ionization energy is basically an ionization energy data due to a continuous removal of electrons until the nucleus remains only. आपके फ्लोरीन के अंदर होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। उसकी ionization एनर्जीज कितनी हो सकती हैं? टोटल कितनी हो सकती हैं सक्सेसिव? 7 हो सकती हैं। F1 प्लस, F2 प्लस, F3 प्लस, F4 प्लस, F5 प्लस, F6 प्लस, F7 प्लस, ठीक है। इसके बाद न्यूक्लियस रहता है, इलेक्ट्रॉन रहते ही नहीं, इलेक्ट्रॉन जीरो रहते हैं। क्लोरीन का है 17, इसकी कितनी हो सकती है? 17 बिल्कुल। 1 प्लस, 2 प्लस, 3 प्लस, ठीक है, इस तरह करके 17 प्लस तक जाएंगी। एक चीज आपने याद रखनी है, इफ देर आर टू सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज विद अ बिग जंप, फॉर एग्जांपल बिटवीन आयनाइजेशन एनर्जी 6 and 7, द फर्स्ट डिजिट वुड बी, लेकिन फिर तो कोई इलेक्ट्रॉन हाँ तो नहीं बचता। सक्सेसिव आयनाइजेशन का एनर्जी का मतलब ही यही है। आयनाइजेशन एनर्जी डेटा ड्यू टू कंटीन्यूअस रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन अंटिल द न्यूक्लियस रिमेन ओनली। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जब तक ये रह जाते हैं। अच्छा ये नोट आपने याद रखना है, ठीक है। इफ देर आर टू सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी विद अ बिग जंप, फॉर एग्जांपल बिटवीन आयनाइजेशन एनर्जी 6 and 7, द फर्स्ट डिजिट वुड बी द ग्रुप नंबर, लाइक इन द एग्जांपल ऑफ ग्रुप नंबर वुड बी 6। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, ये है ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। 1367, 1378, 1450, 1623, 1798, 23,850, 1 2 3 4 5 6, 23,000, नहीं 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 नहीं, ये वाली नहीं, ज़्यादा ही मैंने कर दी, रुको। 1367, 1460, 1483, 1535, 1628, 1790, 1850, अब आया था 23,850, 25,573 एंड 29,383, ठीक है। ये रैंडम नंबर्स मैंने लिखे हैं। पियानाइजेशन एनर्जी 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये मैंने ज्यादा बना दिए यार, रुको समझाना चाह रहा हूँ एक चीज, एक मिनट दो मुझे। 1873, 1950, 2045, 2168, 2293, 23,500, 23, 2354, फिर 2000, 23,000, 2354, और 2006, 26,538,
27,093, 27,938, और हम करते हैं 30,300। Ionization energy 1, ionization energy 2, ionization energy 3, ionization energy 4, ionization 5, ionization energy 6, 7, 8, 9। अच्छा, ये इसको कहते हैं सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज, ठीक है। ये सक्सेसिव है ना, पहले एक, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, फिर पांच, फिर छह। अच्छा, अब हमें नहीं पता कि एटम कौन सा है। फर्स्ट करो ये एटम एक्स है, ठीक है। इसके दरमियान गैप छोटा है, 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 इसके दरमियान गैप छोटा है। अब आप देखो 6 और 7, इन सब में तो चलो थोड़ा थोड़ा सा गैप है, इसके दरमियान बहुत लार्ज गैप आ रहा है। देखो 2354 से 26,538 पे चला गया। इस लार्ज गैप का मतलब क्या होता है, आप एक इनर शेल के अंदर एंटर हो गए हो। इनर शेल का मतलब ये कि फर्ज करो पहले अगर था 286, ठीक है, तो अब आपका एटम था यूं यूं और यूं, ठीक है। अब ये वाला शेल रिमूव हो गया, ठीक है, ये वाला शेल रिमूव हो गया, 6+ हो गया। तो जो 7th इलेक्ट्रॉन निकला है ना, वो इस शेल से निकला है। तो ये वाला शेल गायब हो गया, इस शेल से निकला है। अब इसके दरमियान हो जाता है डिस्टेंस कम। डिस्टेंस कम होता है, शील्डिंग भी कम होती है, तो इसको निकालना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अट्रैक्शन बढ़ जाती है। अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है। आयनाइजेशन एनर्जी जब बढ़ती है, उसकी वजह से हमें ये पता चल जाता है कि ये किस ग्रुप का एलिमेंट था। तो हमारा सबसे बड़ा गैप 6 और 7 के दरमियान है। इट मींस कि आउटर शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, मींस कि ये ग्रुप 6 का है। समझ आया? सही है, परफेक्ट। Why is second ionization energy higher than the first ionization energy? Because when one electron is removed from atom, there is a net increase in nuclear charge, so more attraction of nucleus on remaining electrons. ये हमने ऊपर पढ़ लिया था। From successive ionization energies, we can get an idea about the electronic structure of an atom. Whenever there is a big jump between two successive ionization energy values, it gives us an idea about a new shell. जिस तरह मैंने अभी आपको बताया, अगर 2, 8, 7 है, ठीक है, और 7th एंड 8th ionization energy के दरमियान सबसे बड़ा जंप आ रहा है, ठीक है, सबसे बिगेस्ट जंप आ रहा है। इट मींस ये जो अगला इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है ना, वो इसके बाद से इस इंदर वाले शेल से रिमूव हो रहा है। तो उसकी वजह से ये वाला शेल गायब हो गया, डिस्टेंस कम हो गया, शील्डिंग कम हो गई, उसकी वजह से अट्रैक्शन बढ़ गई। अट्रैक्शन बढ़ गई तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ गई। इसकी वजह से हमें पता चलता है कि जो आपका एटम था दैट वाज फ्रॉम ग्रुप 7। लेकिन इसमें ना दो तीन एनॉमली केसेस है। आपने एक चीज याद रखनी है, आपको सिर्फ ग्राफ भी याद होना चाहिए फॉर P1, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, ग्राफ आपको होना चाहिए पीरियड 3 का याद। पीरियड 3 में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, पहले हम ये पढ़ा देता हूँ आपको, फिर आपको समझाता हूँ कैसे। एनॉमली केसेस ऑफ सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। सबसे पहले आते हैं मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, ठीक है। इसका देखो ये 12 है, इसका देखो 13 है। अब मैग्नीशियम की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो क्या है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, ठीक है। एल्यूमिनियम का क्या है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1। अब इसमें जो p वाला सबशेल है वो s से बड़ा होता है, तो वो न्यूक्लियस से ज्यादा दूर नहीं होगा, या होगा? होगा ना। यस, होगा। वो हमने पीरियड वाला नहीं किया। सर रुको रुको रुको, ऊपर ऊपर आओ, पहले पीरियड करते हैं। पैटर्न ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। आप एक पीरियड की तरफ जा रहे हो, ठीक है। Na, Mg, एल्यूमिनियम, फिर अगला आता है सिलिकॉन, फिर आता है फॉस्फोरस, फिर आता है फॉस्फोरस के बाद आता है 1, 2, 3, 4, 5, 6 ग्रुप में कौन सा होता है इसके अंदर, सल्फर। सल्फर के बाद क्लोरीन, क्लोरीन के बाद आता है आपका, मेरे ख्याल से क्रिप्टॉन आता है शायद, हाँ। ये आपका है पीरियड, ठीक है। अब आप यहाँ से यहाँ पीरियड में जा रहे हो। अब देखते हैं इसमें फर्क क्या पड़ता है। सबसे पहले तो प्रोटॉन नंबर इंक्रीज देखो, 12, 13, 14। प्रोटॉन नंबर इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है? न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। अब इसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, बताओ जल्दी से। इंक्रीज होती है, जबरदस्त।
तो अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। अच्छा, अब इसमें एक बात बताओ, आप डाल रहे हो देखो 281, 282, 283, 284, 285, आपको ये इसमें ये बताओ कोई नया शेल ऐड हो रहा है या नहीं हो रहा? नहीं हो रहा। अब नया शेल ऐड नहीं हो रहा तो डिस्टेंस तो चेंज नहीं होगा ना, डिस्टेंस तो कम हो जाएगा उल्टा। देखो पहले मुझे ये बताओ, नया रेडियस ऐड, नया पहले सबसे पहले मुझे ये बताओ कि नया शेल ऐड नहीं हो रहा, ठीक है, शेल तो ऐड ही नहीं हो रहा, तो रेडियस तो सेम नहीं रहेगा, रेडियस सेम रहेगा ना, रेडियस तो ऐड नहीं हो रहा, और है ना, तो रेडियस का हम इफेक्ट कैंसिल कर देते हैं इसके अंदर। आपने सबसे पहले लिखना है प्रोटॉन नंबर इंक्रीजेस, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। यस, डिक्रीज कैसे होगा मैं बताता हूँ। अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इंक्रीजेस। अच्छा, शील्डिंग इफेक्ट। अब मुझे ये बताओ, आप पहले के इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो, ठीक है, फिर आप इसके अंदर दूसरा इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो अक्रॉस द पीरियड। अब इसमें ये बताओ, इनर शेल सेम रहे हैं, इनर शेल्स चेंज हो गए? इनर शेल सेम है, बिल्कुल सेम है, इसमें भी दो है, इसमें भी दो है, तो सेम शील्डिंग इफेक्ट है ड्यू टू सेम नंबर ऑफ इनर शेल्स, ठीक है। इसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी के ऊपर कोई चेंज नहीं आता, नो चेंज, ठीक है। ये तो हमें पता है ना कि शील्डिंग इफेक्ट जो है वो सेम रहा है, सिमिलर रहा है, तो उसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी पर इफेक्ट सिमिलर नहीं रहेगा, सेम रहेगा ना, इस पर तो फर्क नहीं पड़ेगा, दिस विल नॉट, कोई फर्क तो नहीं डालेगा ना, इस तरह रेडियस पे कोई फर्क नहीं डालेगा, है ना। राइट राइट। मगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने की वजह से अट्रैक्शन इंक्रीज नहीं होती। मैंने आपको बताया था 2 प्रोटॉन के साथ और 4 प्रोटॉन के साथ ज्यादा अट्रैक्शन 4 प्रोटॉन्स की होगी ना। अब देखो, एक ये एटम है, न्यूक्लियस है, तीन, 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, सेम शील्डिंग है, ये है, ये है, 4 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 4 प्रोटॉन है, न्यूक्लियस में, इसमें 4 प्रोटॉन है, इसमें 2 प्रोटॉन है, सॉरी, इसमें 2 प्रोटॉन, इसमें 4 प्रोटॉन है। अब मुझे ये बताओ, अट्रैक्शन 4 और 4 में ज्यादा होगी, अट्रैक्शन 2 और 2 में ज्यादा होगी? 4 और 4 में ज्यादा होगी ना, और इसमें शेल्स भी सेम है और इसमें डिस्टेंस भी सेम है ना। मगर डिस्टेंस सेम नहीं है, ठीक है, क्यों सेम नहीं है? इनके दरमियान जब अट्रैक्शन ज्यादा है तो ये प्रोटॉन्स पता है क्या करते हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देते हैं, उसकी उसकी वजह से रेडियस जो है ना वो उल्टा डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो अगर अगर है ना 281 और 282, ठीक है, तो ये ऐसे करके एक होगा, लेकिन ये ऐसे करके दो हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसकी अट्रैक्शन इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के साथ ज्यादा है, तो इसको ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ खींचेगा तो इसका रेडियस कम हो जाएगा। न्यूक्लियस का काम ये है कि इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना है, इसलिए तो वो ऑर्बिट में रहता है, बेसिकली सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, अपनी ऑर्बिट में घुमाता है। समझ आया? इसकी वजह से रेडियस कम हो जाएगा। अच्छा, अब रेडियस भी कम हो गया, न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ गया, तो रेडियस कम होने की वजह से अट्रैक्शन भी स्ट्रॉन्गर हो गई, तो आयनाइजेशन एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा? आयनाइजेशन एनर्जी बिल्कुल इंक्रीज होगी, इट विल बी हार्डर टू रिमूव इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि आपका न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ गया, आपका रेडियस भी कम हो गया, अट्रैक्शन बढ़ गई है, हार्डर टू रिमूव इलेक्ट्रॉन्स, हेंस आयनाइजेशन एनर्जी विल इंक्रीज। तो अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज करती है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है, हमने पढ़ लिया। मगर मगर अब हम आए थे अपने नॉर्मली केसेस के ऊपर। इसमें और इसमें हम एक चीज देख रहे हैं, 3s2 के बाद 3p1 आ रहा है, ठीक है, एक छोटा सा जंप आ रहा है, क्योंकि ये दूर वाले इलेक्ट्रॉन में जा रहा है, तो इसका डिस्टेंस तो इंक्रीज हुआ है ना, mg और al के दरमियान। यस, उसकी वजह से इन Al और Br और B, ये देखो बोरॉन, बोरॉन में भी 2s2 के बाद 2p1 आ गया, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन इज रिमूव फ्रॉम अ p सबशेल which has a greater distance from the nucleus compared to the s subshell of Mg or Be. Hence the electron is easier to remove, thus ionization energy will be less and also more shielding. बेसिकली वही आपका जो ये है, इससे दूर हो गया न्यूक्लियस से, तो अट्रैक्शन कम हो जाती है, क्योंकि ये पी सबशेल इससे दूर होता है, उसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि अट्रैक्शन कम हो गया, इजी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। सही है, ये एनॉमली समझ आ कि सिर्फ एम जी ए एल, बेसिकली
ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3 के जो जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, ठीक है, इनके दरमियान फर्क आता है। जो S2 एंड S2P1 वाले हैं ना, इनके दरमियान ये डिक्रीज आता है। सही। दूसरा डिक्रीज आता है ग्रुप 5 एंड ग्रुप 6 के दरमियान, ठीक है, S2P3 एंड S2P4 के दरमियान। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये पहली बात याद रख लो। नाइट्रोजन है ये ग्रुप 5 के अंदर है, ऑक्सीजन है ये ग्रुप 6 के अंदर है, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p3। इसकी क्या है, 1s2 2s2 2p4। तो यहाँ पे तो ये देखो, ये अनपेयर्ड है, ये अनपेयर्ड है, ये अनपेयर्ड है। मगर देखो यहाँ पे ये वाला पेयर्ड है, ये वाला अनपेयर्ड है, ये वाला अनपेयर्ड है। इस पेयर्ड वाला जो है ये स्पिन पेयर रिपल्जन के थ्रू नहीं जाएगा। मैंने आपको बताया था ना, कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो तो वो स्पिन पेयर रिपल्जन करता है। ये दो स्टेबल होते हैं क्योंकि ये रिपल्जन नहीं करते। तो इनके दरमियान स्पिन पेयर रिपल्जन होगी या नहीं होगी? होगी। उसकी वजह से पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, hence there is greater spin pair repulsion, thus easier to remove electrons, hence less ionization energy. Unpaired electron, no spin pair repulsion, more difficult to remove electron, ionization energy is greater. जो स्पिन पेयर रिपल्जन होती है ना, ठीक है, इसकी वजह से होता यह कि ये और ये इलेक्ट्रॉन्स आपस में दूर हो जाते हैं। जब ये दूर होते हैं, दूसरे को रिपेल करते हैं, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन रिमूव करना ज्यादा आसान हो जाता है। उसकी वजह से इसमें भी आयनाइजेशन एनर्जी अक्रॉस द पीरियड डिक्रीज होती है, ठीक है। किन की इसमें होती है? जिसमें S2P3 एंड S2P4 हो, बेसिकली ग्रुप 5 एंड ग्रुप 6 के दरमियान, हर ग्रुप के अंदर, हर पीरियड के अंदर। समझ आ गई है? इसका एक ग्राफ होता है, अगर आपको मैं अभी से बना के दिखा दूं, वैसे आप पढ़ोगे इसको इनऑर्गेनिक के अंदर, जब हम पढ़ेंगे ना इनऑर्गेनिक पीरियोडिसिटी, तब आता है ग्राफ। बट ये आपको ना एक छोटा सा आइडिया दे देगा, थोड़ा सा समझा देगा। आप जब पीरियड 3 पढ़ोगे ना, उसमें Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, Ne, ठीक है। ये आपका पीरियड 3 होता है, क्रिप्टॉन, सॉरी, पीरियड 3 होता है, ठीक है। समझ सही है? अब आप बना देते हो यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी और एलिमेंट का ग्राफ, ठीक है। अब आपका ये होता है Na, ठीक है। यहाँ से हुई Mg पे इंक्रीज, ठीक है, Mg पे होती है इंक्रीज। यहाँ से होती है Al पे इंक्रीज, Al पे इंक्रीज, ठीक है। Al पे जब इंक्रीज होती है ना, Al के बाद आती है आपकी नहीं, सॉरी सॉरी, रुको रुको रुको, मैं कुछ और बनना शुरू हो गया था, मेरा दिमाग घूम गया था। अच्छा, ये देखो, ये है आयनाइजेशन एनर्जी, ये है एलिमेंट, ठीक है। ये है Na आपका। Na के बाद अगला क्या है? Mg, Mg, ठीक है। Mg के बाद Al पे हमने देखा छोटा सा ड्रॉप आता है क्योंकि ग्रुप 2 और ग्रुप 3 में जा रहे हैं, तो ये आपका आ जाएगा Al, ठीक है। Al के बाद Si, Si बढ़ेगी, ठीक है, ये Si आ गया। Si के बाद क्या है? 1 2 3 4, फिफ्थ। फिफ्थ कौन सा है? फिफ्थ आपका आता है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस, हाँ, फॉस्फोरस की भी बढ़ गई, ठीक है, फॉस्फोरस। अब फॉस एक सेकंड रुको यार, एक सेकंड दो मुझे। ऐसा ही है। फॉस्फोरस के बाद आता है ग्रुप 6। ग्रुप 6 का आता है सल्फर। सल्फर में छोटा सा डिप आया, ठीक है, सल्फर। क्यों? हमने पढ़ा था स्पिन पे रिपल्जन की वजह से। सल्फर के बाद है क्लोरीन। क्लोरीन बड़ी, ठीक है, ग्रुप 7। और उसके बाद ग्रुप 8 की तो बहुत ज्यादा होती है, यहाँ जाके क्रिप्टॉन आएगा। तो आपको जो आयनाइजेशन एनर्जी का मोरलेस ग्राफ बनेगा ना, वो ऐसे बनेगा। समझ आएगा कि जो ये दो डिप्स आते हैं ये इसलिए आते हैं, ठीक है। अब एक और ग्राफ आपको वैसे आएगा पेपर में, आप देखना। आपके पीरियड 1 वाले आ रहे होंगे कुछ यूं करके, फिर उसके बाद पीरियड 2 के आपके आ रहे होंगे यूं करके, पीरियड 3 के आ रहे होंगे यूं करके, पीरियड 4 के आ रहे होंगे यूं करके, ठीक है। इसमें जो ये वाली पीक्स आती है ना, ये याद रखो, दीज आर ग्रुप 8 एलिमेंट्स। क्यों? ग्रुप 8 स्टेबल होते हैं, इनका ऑक्टेट पूरा होता है, तो इनको रिमूव करने के लिए सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए होती है। सही है, क्योंकि ये स्टेबल होते हैं। सही है। बट डाउन द ग्रुप देखो, ये डाउन द ग्रुप जा रहे हो ना आप, ग्रुप 1 से ग्रुप 2 में जा रहे हो,
ठीक है, ग्रुप 2 से ग्रुप 3 में जा रहे हो, देखो डाउन द ग्रुप इनकी भी आयनाइजेशन एनर्जीज देखो पीक्स डिक्रीज हो रही है। ठीक है, क्यों डिक्रीज हो रही है वो मैंने आपको ये बताया, रेडियस इंक्रीज होता है, शील्डिंग इंक्रीज होती है, तो उसका इफेक्ट जो है आउटवे करता है प्रोटॉन नंबर को। तो ये देखो डिक्रीज इसकी भी हो रही है, फिर भी बेशक नोबल है लेकिन डिक्रीज हो रही है। समझ आया? सही है। अच्छा, ये आप क्या लेते हैं, सेम नंबर ऑफ शेल सेम शील्डिंग प्रोटॉन, ये आपका एटॉमिक रेडिया। ठीक है, आयनिक रेडिया, व्हाट इज एन आयनिक रेडिया? आयनिक रेडिया ऑफ एन एलिमेंट इज अ मेजर ऑफ द साइज ऑफ एन आयन। क्या आपको जो साइज है आयन का, ठीक है, क्लोराइड आयन जो है उसका कितना साइज होता है, Na प्लस आयन जो है उसका कितना साइज होता है। ठीक है, आयनिक रेडिया इंक्रीज विद नेगेटिव चार्ज। अब मुझे एक बात बताओ, एक चीज बताओ मुझे, यहाँ के पास Cl है, ठीक है, 17, इसमें है 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन। अब आता है Cl नेगेटिव, ठीक है, इसमें है 17 प्रोटॉन 18 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें और इसमें डिफरेंस नहीं होना चाहिए साइज का। साइज में डिफरेंस पता है क्या होता है? इसका साइज बड़ा होता है, इसका साइज छोटा होता है। क्यों? प्रोटॉन्स कम है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। ठीक है, तो उन आपस में अट्रैक्शन कम हो गई क्योंकि देर आर कम प्रोटॉन है, प्रोटॉन का टोटल नंबर इलेक्ट्रॉन से कम है जिनको न्यूक्लियस की तरफ खींच सकता है। तो उसके दरमियान अट्रैक्शन कम होती है ना, तो आयनिक रेडिया जो है वो इंक्रीज हो जाता है। समझ आया? सही है। लेकिन ये जो पॉजिटिव आयंस होते हैं ना, देखो उसमें उल्टा है, आयनिक रेडिया डिक्रीजेस विद पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब ये Na है और ये Na प्लस है, ठीक है, इसके अंदर सीधी सीधी सी बात है, आपने आउटर शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन था निकाल दिया, पीछे एक छोटा रह गया, तो आयनिक रेडियस छोटा हो गया। समझ आया? शेल ही गायब हो जाता है ना। सही है, लेकिन इसमें भी एक फर्क आता है। अब Na प्लस है और Al3 प्लस है, इसके आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स तो सेम है, ठीक है, दोनों में इस वाले शेल में 8 पड़े हैं। ठीक है, मगर इसका प्रोटॉन नंबर है 11, इसका है 13। अब मुझे ये बताओ रेडियस इसका ज्यादा छोटा होगा या इसका ज्यादा छोटा होगा, Na का या Al का? खुद सोचो। नहीं नहीं, सेम नहीं होगा, Al का ज्यादा छोटा होगा। बताऊं क्यों? अब देखो ए इसके अंदर पड़े हैं 11 प्रोटॉन, ठीक है, इसमें बाहर वाले शेल में 8 ही पड़े हैं। ठीक है, मगर इसमें है 13 प्रोटॉन, तो ये 13 इनको ज्यादा नहीं खींचेंगे। हाँ, जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, ठीक है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन सेम है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा है मगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तो सेम है ना, तो अट्रैक्शन ज्यादा होगी, अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो रेडियस छोटा होगा। सही है, मगर एक और चीज है, उल्टा अगर हम इसको नेगेटिव चार्ज ले लें, आपके पास है O2 नेगेटिव F1 नेगेटिव, ठीक है, इसमें इसमें पड़े हैं 8 प्रोटॉन और बाहर वाले में पड़े हैं 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसमें पड़े हैं 9 प्रोटॉन और इसमें पड़े हैं 8 इलेक्ट्रॉन। अब मुझे बताओ किसमें रेडियस छोटा होगा? अभी भी फ्लोरीन में छोटा होगा, जबरदस्त। नेगेटिव चार्ज में बढ़ता है, लेकिन नेगेटिव चार्ज में भी जब आप अक्रॉस द पीरियड जाते हो ना, तो छोटा हो जाता है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा है। समझ आया? मतलब ओवरऑल नेगेटिव चार्ज अगर हो तो उसका सादे एटम से, अब ऑक्सीजन से इसका बड़ा होगा, ठीक है, अगर ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन से बड़ा होगा, फ्लोरीन है फ्लोरीन से बड़ा होगा, मगर जब दो आयंस आपस में आ गए जो कि एक ही पीरियड में है, तो भी इसका आयनिक रेडियस छोटा होगा। क्यों? इसके कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि इसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है। सही हो गया। इसी तरह इसका ग्राफ आते हैं, हम वापस पीरियड 3 पे आते हैं, Na Mg Si P S Cl। ठीक है, तो अगर हम इसका करें एटॉमिक रेडियस नहीं, हम करेंगे इसका आयनिक रेडियस। ठीक है, आयनिक रेडियस, आयनिक रेडियस का अगर हम ग्राफ करें ना, तो वो आता है इस तरह। ये देखो सोडियम का है, ठीक है, Mg का उससे छोटा है, Al का उससे छोटा है। क्यों? ये तीनों पॉजिटिव चार्जेस हैं। ठीक है, फिर आता है Si।
एस आई का भी छोटा है, क्योंकि एस आई 4 पॉजिटिव भी बना देता है, ठीक है, ये मोर और लेस सेम होते हैं, ठीक है। मगर अब आ जाता है पी, ये आता है P3 नेगेटिव। P3 नेगेटिव है तो आयनिक रेडिया बहुत बड़ा नहीं हो जाएगा, इसके अंदर सिर्फ 17 होते हैं, इसमें 18, इसमें 19, अच्छे खासे बढ़ गए, ठीक है। तो इसमें बड़ा हो गया आयनिक चार्ज, ये 3 नेगेटिव, ठीक है। मगर फिर 2 नेगेटिव, 1 नेगेटिव, क्यों? क्योंकि इनका प्रोटॉन नंबर इंक्रीज हो रहा है। अब समझ आया कि दीज आर ग्रेटर देन दिस, बट इसमें भी सक्सेसिवली कम हो रहे हैं। परफेक्ट। एंड दिस इज रैट अप योर चैप्टर। कोई चीज समझ नहीं आई तो अभी पूछ लो। देखा ही मैंने बनाया हुआ भी है, इसका डिक्रीज, यहां से यहाँ डिक्रीज, फिर यहां से यहाँ इंक्रीज, फिर इसका यहां से यहाँ डिक्रीज। सही हो गया। चलो अब तुम लोगों ने पास में फिर क्वेश्चन अच्छे खासे प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि इस चैप्टर के थोड़े से ग्राफ्स वगैरह ट्रिकी आते हैं, बाकी इजी है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। P1 में थोड़ा सा कीड़ा होता है, लेकिन वो अगर आप कर लो ना अच्छे खासे तो आपके पूरे हो जाएंगे, टेंशन नहीं लेनी। दैट्स अ टुडेस क्लास। मैं शिफा को बता देता हूँ।